So, very good morning to all of you. Welcome to Chinmay Tutorials. Guys, हम लोग यहाँ पे अपने कुछ रिवीजन टॉपिक्स चला रहे हैं, जैसे कि जिसको मैराथन आप लोग बोलते हो और शॉर्ट टर्म में आप लोग सारा सब कुछ कवर करते हो। तो गाइज जो क्लासेस आपने 4-5 आवर्स में या 10 आवर्स में ली, अगर आपकी 1 आवर में कंप्लीट हो रही है, या फिर जो क्लासेस आपने 4 आवर्स में ली 20 मिनट्स में कंप्लीट हो रही है, तो आपको ये मैराथन लास्ट टर्म में देखनी चाहिए। आप लोगों ने पूरा आई थिंक पढ़ा ही होगा, अच्छे से तैयारी चल ही रही होगी, लेकिन लास्ट टर्म रिवीजन बहुत जरूरी है। तो 10 आवर्स में आपका पूरा ईबीसीएल कवर्ड हो रहा है, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। गाइस, आज हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 क्या बताया था हम लोगों ने? दिल मेरा बचपन 1955। तो गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि हमारे यहाँ पे कुछ चीजें असेंशियल होती है। जैसे कि हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। पहले तो एक्ट का नाम क्या है? असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। दिल मेरा बचपन 1955 याद आ रहा होगा आपको, क्लास की 3rd-4th क्लास थी अपनी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले ही एक्ट आया कब था? यह एक्ट आया था 1 अप्रैल 1955 एंड इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। यह एक्ट क्या इंश्योर करता है कि इजी अवेलेबिलिटी हो जाए असेंशियल कमोडिटी किसको? कंज्यूमर्स को। और स्टॉप स्टॉक होर्डिंग, जमाखोरी को बंद करो, ब्लैक मार्केटिंग को बंद करो, ताकि हर कंज्यूमर को हर चीज इजीली अवेलेबल हो जाए। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीआरपी कर रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय सीआरपी? कंट्रोल, रेगुलेट एंड प्रोहिबिटेड। किसको? प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ असेंशियल कमोडिटी, ताकि असेंशियल कमोडिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। जो कोकोनट वाटर आपको केरला में मिल रहा है वही जयपुर में भी मिले। अच्छा, मिल तो जाएगा, लेकिन फेयर प्राइसेस में मिलना बहुत जरूरी है। थर्ड, प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अनस्क्रप्शियस ट्रेडर, ऐसे ट्रेडर से बचाया जाए। मीनिंग ऑफ असेंशियल कमोडिटीज किस में दिया गया? सेक्शन 2A। इसको हमने एक निमोनिक से पढ़ा था, DCPFIR, याद जरूर आ रहा होगा, DCPFIR। डी का मतलब था ड्रग्स, सी का मतलब कोल, फिर सी 4 थे तो कोल, कैटर फोडर, कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल, कंपोनेंट पार्ट एंड एसेसरीज ऑफ ऑटोमोबाइल। पी 2 थे, पेपर इंक्लूडिंग न्यूज प्रिंट, पेपर, पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। FIR, एफ का मतलब था फूड स्टफ इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल। आयरन स्टील, और आर था रॉ कॉटन और रॉ जूट, 2 आर थे। इनके अलावा कोई और भी चीज गवर्नमेंट चाहे तो उसको असेंशियल कमोडिटीज में डाल सकती है एज पर द ऑर्डर, ठीक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी चीज को अगर टेम्परेरी बेसिस पे असेंशियल कमोडिटी बनाती है, जैसे मैंने आपको केस बताया था सैनिटाइजर का, तो उसको मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स के लिए बना सकती है। अगर उसको टाइम पीरियड एक्सटेंड करना है तो वो कर सकती है बाय फर्दर नोटिफिकेशन, पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकती है बाय फर्दर नोटिफिकेशन। इसका मतलब कोई भी चीज असेंशियल कमोडिटी बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। परमानेंट बेसिस में होगा तो स्केड्यूल में अमेंडमेंट होगा, लेकिन अगर टेम्परेरी बेसिस पे तो नोटिफिकेशन पे आ जाएगा 6 मंथ्स के लिए, और टाइम पीरियड बढ़ाना है तो फर्दर नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने एक प्यारा सा केस पढ़ा था, हैरिसन मलाइवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये हमारी तंदूरी चाय, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ये टी जो है वो फूड स्टफ नहीं है, क्योंकि टी की जो लीव्स है वो कंज्यूम की जा सकती है, मतलब उसको खाते नहीं है। और टी कैसे भी खा सकते हैं, हॉट कोल्ड कैसे पी सकते हैं, हॉट कोल्ड फ्लेवर के हिसाब से, अपने टेस्ट न्यूट्रिशन, लेकिन टी में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं हो सकता। और कोई भी बंदा चाय पी के ये नहीं बोलता भाई अपना अब हो गया। फिर आ जाते हैं सेक्शन 3 में, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। फिर सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 पढ़ते हैं, ऑर्डर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या ये ऑर्डर देती है? इशू करती है लाइसेंस एज परमिट मैन्युफैक्चरिंग, अगर आप असेंशियल कमोडिटीज बनाते हो तो आपको लाइसेंस इशू करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी जमीन पे असेंशियल कमोडिटी का कल्टीवेशन कर सकती है, अगर उसको लगता है कि किसी चीज की कमी है इंडिया में। प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है, जैसे मैंने केस बताया था, चीनी कम है, चीनी कम है, तो चीनी की प्राइस कौन रेगुलेट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। रेगुलेट स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे स्टोर होगा, कितना स्टोर होगा, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भी बताया है। प्रोहिबिटेड विथ होल्डिंग, आपको बेचने से भी मना कर सकती है। राइट टू सेल, ये भी बोल सकती है कि आप पब्लिक को डायरेक्ट बेचो, या सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, या कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट उनको बेचो। नेक्स्ट आपको क्या बोल सकती है? प्रोहिबिटेड कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फूड स्टफ, ये रोक सकती है।
इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करवा सकती है आपसे। पर्सन शेल मेंटेन प्रोड्यूस इंस्पेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए आपको बोल सकती है। और इसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट्री मैटर जैसे आपके यहाँ पे आके सर्च मार सकती है, सीज कर सकती है, आपके एनिमल व्हीकल और वेजल को भी लेके जा सकती है। वैसे एनिमल व्हीकल वेजल का आजकल जमाना नहीं है, सीधा व्हीकल ही चलती खाली। फिर हमने पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर देती है वो कैसे देती है, तो दो तरीके होता है, जनरल नेचर और इंडिविजुअल नेचर। देखो जनरल नेचर का है तो उसको नोटिफाई कर देंगे इन द ऑफिशियल गैजेट, लेकिन इंडिविजुअल नेचर का है तो उस पर्सन को डिलीवर करो। और अगर वो पर्सन प्यार से नहीं ले तो एक बार दो, दो बार दो, नहीं दे तो उसके घर के पास क्या कर दो, घर के बाहर चिपका के आ जाओ एट द कॉन्स्पिशियस प्लेस, ठीक है, जहाँ पे सबको दिखे। और चिपकाने के बाद उसके घर के पड़ोसियों के 2 विटनेसेस के साइन ले लिए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास इस एक्ट के लिए पावर है और ये पावर ये डेलीगेट करते रहते हैं। इफेक्ट ऑफ ऑर्डर, ये एक्ट बोलता है कह दिया ना, मतलब कह दिया, इसका मतलब ये एक्ट बोलते के पास ओवरराइडिंग इफेक्ट है किसी और एक्ट से रिलेटेड। असेंशियल कमोडिटीज की प्राइसेस को कैसे फिक्स किया जाता है, तो सबसे पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करने बैठी प्राइस तो वो लेती है सबसे पहले अग्रीड प्राइस। अग्रीड प्राइस कैसे होती है, मैन्युफैक्चरर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बैठ के अग्रीमेंट होता है कि ये प्राइस रखनी है या नहीं रखनी। अग्रीड प्राइस नहीं चलेगी तो फिर कंट्रोल प्राइस, अगर अग्रीमेंट नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी प्राइस अपने हिसाब से रख सकता है, जैसे कि मीटिंग नहीं हो पाती तो खुद कोई भी प्राइस रख सकता है। फिर अगर ए और बी दोनों नहीं चलता तो फिर थर्ड रखते हैं मार्केट प्राइस, जो कि प्रेजेंटली मार्केट में चल रही है। नेक्स्ट टॉपिक, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को असेंशियल कमोडिटी की प्राइस फिक्स करनी है ड्यूरिंग इमरजेंसी की सिचुएशन में, तो वो सबसे पहले इसको ऑफिशियल गैजेट में डाल देगा। स्टॉक होल्डिंग को मना करेगा कि भाई जैसे कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं फ्लड व्लड हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो वहाँ पे स्टॉक होल्डिंग मत करो। और प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाओ मत, क्योंकि लोग ऑलरेडी परेशान है तो उनको और परेशान मत करो। ये जो इमरजेंसी की प्राइसेस है वो मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स के लिए चलती है। कैसे होती है, अग्रीड प्राइस, कंट्रोल प्राइस या फिर एवरेज प्राइस ऑफ 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने की एवरेज लेके वो प्राइस डिसाइड हो जाती है। लेकिन ये एवरेज प्राइस जब भी होगी जब ए और बी नहीं होगा। फिक्स्ड है, कैन नॉट बी क्वेश्चन, इस चीज पे आप लोग क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट टॉपिक होता है चीनी। चीनी कम है, चीनी कम है भाई, थोड़ी थोड़ी मुझ में है कम। तो चीनी, शुगर, शुगर को क्या बोलते हैं, एक ऐसी चीज जिसमें 90% सुक्रोज हो और शुगर कैंडी। फिर हमने बताया था खंडसारी शुगर, बूरा शुगर, क्रश शुगर, KBC। और तीसरा हमने पढ़ा वैक्यूम पैन शुगर या फिर रॉ शुगर या फिर एनी शुगर इन क्रिस्टलाइज या फिर पाउडर फॉर्म में। फिक्सिंग द प्राइस ऑफ शुगर टू बी सोल्ड बाय गवर्नमेंट, सबसे पहले मिनिमम प्राइस लेंगे शुगर केन की, फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ड्यूटी एंड टैक्सेस और रिटर्न ऑन प्रॉफिट। रेस्ट्रिक्शन ऑन सेलिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी प्रोड्यूसर को, इंपोर्टर को ये बोल सकता है कि आप लोग बॉन्डेड शुगर को नहीं सोल्ड होगा। प्लेजिंग के लिए कंडीशन नहीं है लेकिन सेलिंग के लिए कंडीशन है। इशू ऑफ डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा स्पेशल ऑर्डर और जनरल ऑर्डर से कि आप शुगर को इस तरीके से सोल्ड, स्टॉक करो, सेल करो, पैकिंग करो। पावर टू अपॉइंट कंट्रोलर, सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि हमें किसी पर्सन को अपॉइंट करना चाहिए, जैसे चुलबुल पांडे है जो बोलता है झूठ बोलोगे ना तो पड़ेंगे डंडे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी बंदे को अपॉइंट करके उसको बोलेगा तो अपना ओपिनियन दे कि कैसे हम लोगों को मेंटेन रखा है, इंक्रीज करना है प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। में ऑथोराइज्ड एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को ये बोल सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज द फंक्शन एज पर द सेंटर का, ये जो भी काम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में आके करेगा। और नॉट हैव एनी पावर इनकंसिस्टेंट विथ लॉ, भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो लॉ के अगेंस्ट हो। फिर सीजर और कॉन्फिस्केशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो सबसे पहले अगर कोई भी एसेंशियल कमोडिटीज मिल जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वो उसको क्या करेगा, सबसे पहले सीज करेगा, जब्त करेगा। कमोडिटीज कैन बी, इसके बाल कहाँ गए चिलबुल पांडे के, चलो खैर। कमोडिटी कैन बी सीज एज पर द सेक्शन 3, सेक्शन 3 के हिसाब से हम लोग कमोडिटी सीज कर सकते हैं। मीन्स टेकिंग पोजीशन, जब आप किसी की चीज उसके बिना वजह से, बिना मर्जी के लेके जाते हो उसको बोलते हो सीज करना। देखो पोजीशन लेके जाते हो, ओनरशिप आज भी उसी की होती है, प्रॉपर्टी ओनर की होती है, बस उसके पास राइट चला जाता है पोजीशन का। मीनिंग ऑफ कॉन्फिस्केशन, जब प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाती है, मतलब ओनरशिप और पोजीशन दोनों ही गवर्नमेंट का हो जाता है,
असेंशियल कमोडिटी जो सीज हो जाती है वही कॉन्फिस्केट होती है, जो असेंशियल कमोडिटी सीज नहीं होती वो कभी भी कॉन्फिस्केट नहीं होती। तो सबसे पहले सीजर होगा फिर कॉन्फिस्केशन होगा। फिर दोनों में डिफरेंस हमने देखा था, सीजर में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन लिया जाता है, जबकि कॉन्फिस्केशन में ओनरशिप ले ली जाती है। सीजर में प्रॉपर्टी ओनर की होती है, जबकि कॉन्फिस्केशन में प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, गवर्नमेंट की हो जाती है। सीजर में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती अनलेस एंड अनटिल वो पेरिशेबल नेचर की नहीं, लेकिन कॉन्फिस्केशन में प्रॉपर्टी गवर्नमेंट बेच सकती है। सीजर सेक्शन 3 में, कॉन्फिस्केशन सेक्शन 6A में। अब कैसे होता है कॉन्फिस्केशन, सबसे पहले सीजर होता है, फिर ये रिपोर्ट जाती है कलेक्टर को, कलेक्टर क्या करता है, इंस्पेक्शन करता है, और फिर कॉन्फिस्केशन किया जाता है। कॉन्फिस्केशन क्या क्या होता है, सबसे पहले असेंशियल कमोडिटीज कॉन्फिस्केट होती है, उसके पैकेज कवरिंग होती है, एनिमल व्हीकल वेसल कैरिंग सच असेंशियल कमोडिटी। इस चीज का कॉन्फिस्केशन करने से पहले एक बार नोटिस देना पड़ेगा राइटिंग में, और साथ में अगर एनिमल व्हीकल वेसल कॉन्फिस्केट हो रहा है तो ये चीजें छूट सकती है। ये चीजें कैसे छूट कर सकती है, फाइन पे करके, बट मैक्सिमम फाइन मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या सेल ऑफ कॉन्फिस्केटेड कमोडिटी, कॉन्फिस्केटेड गुड्स को क्या हम लोग बेच सकते हैं क्या, कलेक्टर को अगर लगता है कि कॉन्फिस्केटेड गुड्स जल्दी से खराब होने वाले हैं तो उसको बेच सकते हो। बेचना किस प्राइस पे होगा, कंट्रोल प्राइस पे कलेक्टर डिसाइड करेगा, या फिर पब्लिक ऑक्शन पे। लेकिन अगर किसी चीज की रिटेल प्राइस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, तो कलेक्टर उसी को उस प्राइस पे, पर्टिकुलर प्राइस पे ही सोल्ड आउट करेगा। अब पैसे आने के बाद वो पैसे लेगा कौन, जनरली वो पैसे कौन लेती है, गवर्नमेंट लेती है, लेकिन इन केसेस में ओनर लेगा। तो जैसे कि अगर कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास ही नहीं हुआ तो अभी तो ओनर वही है ना जिसकी गुड्स है, उसने अपील लगाई और अपील उसके फेवर में डिसीजन आ गया, तो जितना भी पैसा होगा वो वही लेगा। कंसर्न पर्सन से बात किया गया, प्रोसिक्यूशन में वो सही साबित हुआ, तो उसको कितने पैसे मिलेंगे, जो भी सेल प्राइस का पैसा है वो पूरा मिलेगा, उसमें से सेलिंग एक्सपेंस को माइनस किया जाएगा। तो सेल प्रोसीड आफ्टर डिडक्टिंग सेलिंग एक्सपेंस शैल बी पेड टू द ओनर फ्रॉम द पर्सन हुज प्रॉपर्टी इज सीज। जनरली सारे पैसा कौन लेता है, गवर्नमेंट लेती है, बस इन केसेस में कौन लेता है, ओनर लेता है। अपील ऑन, अगर आपके साथ गलत हुआ, आपकी चीज को सीज कर दिया गया है, तो आप अपील लगा सकते हो किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। कितने टाइम में, 1 मंथ में। स्टेट गवर्नमेंट आपको क्या देगा, ROBH, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। फिर स्टेट गवर्नमेंट एक बार आपकी बात सुनेगा और उसके बाद 3 बातें कर सकता है। CMA, व्हाट इज C, कंफर्म, ठीक है, जो कलेक्टर ने बोला वही ठीक है। मॉडिफाई, मॉडिफाई का मतलब होता है थोड़ा बहुत चेंज करना, और अनल्ड का मतलब होता है कि पूरी तरीके से कलेक्टर के ऑर्डर को कैंसिल करना। मॉडिफाई हो चाहे अनल्ड हो, दोनों ही केस में कमोडिटीज क्या होती है, वापस मिल जाती है पर्सन को। लेकिन अगर कमोडिटीज नहीं मिल गई, जैसे कि पेरिशेबल नेचर की थी, अगर बिक गई, तो ऐसे में प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। कोई भी कॉन्फिस्केशन जब तक नहीं होगा जब तक उसमें इंस्पेक्शन नहीं होगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इंस्पेक्शन के कॉन्फिस्केशन होता ही नहीं। फिर हमने ऑफेंसेस पढ़े थे कि अगर आप सेक्शन 2(3) सब सेक्शन 2 क्लॉज के H और I में फंसते हो तो 1 साल की जेल और फाइन है। फिर अदर में फंसते हो तो 3 से 7 साल की जेल और फाइन। ऑथोराइज कंट्रोलर की बात नहीं मानते हो तो 3 से 7 साल की जेल और फाइन। सेकेंड और सब्सिक्वेंट में डबल कर देंगे, 6 मंथ्स की जेल और 7 साल की फाइन। यहाँ पे जो भी आप ऑफेंस करोगे वो कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है, आपको इस पर बेल नहीं मिलेगी। और जब भी पुलिस ऑफिसर आपके यहाँ पे सीज करने आएगा तो वो कभी भी इंस्पेक्शन मतलब आपको रीजन नहीं देगा। फिर हम पढ़ते हैं मैंसरिया। मैंसरिया होता है गिल्टी माइंड, जिसका दिमाग गलत इंटेंशन में लिया जाता है। फिर यहाँ पे हमने एक पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बताई थी, जनरली कोई भी चीज़ मार्केट प्राइस से ज़्यादा की नहीं बिकनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बोलता है कि कोई भी चीज़ मार्केट प्राइस से ज़्यादा बिक सकती है अगर वो चीज़ रेस्टोरेंट में बिक रही हो, क्योंकि वहाँ पे आप लोग रेस्टोरेंट की अलग से सर्विसेज लेने जा रहे हैं। जैसे कि पानी की बॉटल अगर मैं शॉप से परचेज करूँ तो 20 रुपीज़ की आती है, कैफ़े से परचेज करूँ तो 100 रुपीज़ की आती है। तो 100 रुपीज़ वो ले सकते हैं क्योंकि उसके बदले में वो अलग से सर्विसेज भी देते हैं, जैसे कि कैफ़े की इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट ने ओवरराइड कर दिया, असेंशियल कमोडिटी एक्ट ने ओवरराइड किया है किसको, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट को, क्योंकि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट ने ये बात बोली कि कह दिया ना मैंने तो कह दिया। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट बोलता है कि मैक्सिमम प्राइस क्या होती है, मार्केट प्राइस, लेकिन असेंशियल कमोडिटीज एक्ट ने तो ऐसा माना ही नहीं। असेंशियल कमोडिटीज एक्ट ने उसको चेंज कर दिया, तो इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है विद एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया। ये 3 आवर्स का चैप्टर अगर आपको 15 मिनट्स में मिल रहा है तो आपको और इससे ज़्यादा क्या बेस्ट मिलने वाला है। तो गाइस अच्छे से एग्जाम देना, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।